नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। सरकार ने ई वीजा धारक विदेशी नागरिकों का भारत में प्रवेश सुगम बनाने के लिए 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह अधिसूचित किए। पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में 132 लोगों की मौत। अमेरिका की संघीय अदालत ने भारतीय व्यवसायी गौतम अडानी के खिलाफ धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी के आपराधिक आरोप खारिज किए। अमेरिका जल्द ही ग्रीन कार्ड, नागरिकता और शरण सहित कई आव्रजन लाभों के लिए ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य करेगा। और नाइजीरिया के लेगोस में राष्ट्रमंडल अंडर 23 तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 4 स्वर्ण सहित 17 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने ई वीजा धारक विदेशी नागरिकों का भारत में प्रवेश सुगम बनाने के लिए 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह अधिसूचित किए हैं। गृह मंत्रालय की अधिसूचना में 9 जमीनी बंदरगाह और 2 हवाई अड्डे शामिल हैं। इनमें भोपाल और तिरुपति के हवाई अड्डे और अटारी व अगरतला के जमीनी बंदरगाह शामिल हैं। भारत में लगभग 95% ई वीजा आवेदनों को 72 घंटे से भी कम समय में मंजूरी दे दी जाती है। अब ई वीजा वाले विदेशियों के प्रवेश के लिए उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों की संख्या बढ़कर 88 हो गई है। इनमें 37 हवाई अड्डे, 38 समुद्री बंदरगाह और 13 जमीनी बंदरगाह शामिल है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से अमीषा। पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के जबरदस्त भूकंप के कारण 132 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। कई लोगों के मलबे के नीचे दबे होने की खबर है। कोलंबिया के राष्ट्रपति एबेलार्दो दे लास प्रिएजा ने राहत कार्यों के लिए धन तेजी से जारी करने के लिए आपातकाल की घोषणा की है। भूकंप का केंद्र राजधानी बोगोता से लगभग 400 किलोमीटर पश्चिम में चोको क्षेत्र के सैन होस डेल पाल्मार में था। भूकंप के झटके पड़ोसी देशों इक्वाडोर और पनामा में भी महसूस किए गए, हालांकि वहां बहुत कम नुकसान की खबर है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने द्वीप के आसपास चीन की सैन्य गतिविधि की सूचना दी है। अपनी नवीनतम दैनिक सुरक्षा रिपोर्ट में मंत्रालय ने कहा है कि स्थानीय समय अनुसार आज सुबह 6 बजे तक ताइवान के आसपास पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA की 2 विमानों, सेना, नौसेना PLAN के 7 जहाजों और 6 सरकारी जहाजों की गतिविधि देखी गई। इसराइल में भारत के राजदूत JP सिंह ने इसराइल की अंतर्राष्ट्रीय विकास सहयोग एजेंसी माशाव की प्रमुख एनात शलीन से यरूशलेम में मुलाकात की। इस दौरान एजेंसी के माध्यम से भारत इसराइल विकास साझेदारी को अधिक विस्तार देने और उसे मजबूत करने पर बातचीत हुई। चर्चा में कृषि उत्कृष्टता केंद्रों, कृषि और जल प्रबंधन में क्षमता निर्माण और मत्स्य पालन में सहयोग के नए अवसरों सहित कई क्षेत्रों में सहयोग पर विचार विमर्श किया गया। दोनों पक्षों ने साझेदारी को और मजबूत करने पर भी चर्चा की। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल X @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका की संघीय अदालत ने भारतीय व्यवसायी गौतम अडानी के खिलाफ धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी के आपराधिक आरोप खारिज कर दिए हैं। ब्रुकलिन स्थित अमेरिकी जिला न्यायाधीश निकोलस गैरोफिक्स ने संघीय अभियोजकों के मामले को रद्द करने का अनुरोध स्वीकार कर लिया। न्यायाधीश ने आरोप रद्द करने के कारणों पर स्पष्टीकरण मांगा था। अडानी द्वारा नवंबर 2024 में अमेरिका में $10 अरब के निवेश के वादे के इस फैसले को प्रभावित करने पर भी स्पष्टीकरण मांगा गया था। न्यायाधीश गारोफिस ने इस बात पर संतोष प्रकट किया कि निवेश के वादे ने न्याय विभाग के फैसले में कोई भूमिका नहीं निभाई। उन्होंने कहा कि आरोपों को रद्द करने के अभियोजकों के फैसलों की समीक्षा करने में अदालतों की भूमिका सीमित है। गौतम अडानी ने अदालत के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इस चुनौतीपूर्ण दौर में भी सत्य, निष्पक्षता और कानून के शासन में उनका विश्वास अटूट रहा। अडानी ने उन सभी लोगों का आभार व्यक्त किया जिन्होंने उन पर, न्याय व्यवस्था और भारत की न्याय क्षमता पर अपना विश्वास बनाए रखा। उन्होंने कहा कि अडानी समूह राष्ट्र निर्माण और बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रतिबद्ध रहेगा। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
अमेरिका जल्द ही ग्रीन कार्ड, नागरिकता और शरण सहित कई आव्रजन लाभों के लिए ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य करने जा रहा है। ये कदम दक्षता बढ़ाने और परिचालन लागत कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है। अमेरिका की नागरिकता और आवर्जन सेवा VSCIS ने फेडरल रजिस्टर में प्रकाशित नए नियम में कहा है कि जो फॉर्म कम से कम 180 दिन से इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध हैं, उन्हें ऑनलाइन जमा कराना अनिवार्य होगा। नए नियमों के अंतर्गत आवेदकों को कम से कम 60 दिनों का नोटिस देने के बाद उनके आवर्जन फॉर्म को ऑनलाइन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। इन परिवर्तनों से ग्रीन कार्ड आवेदन और नवीनीकरण, पारिवारिक आवर्जन याचिकाएं, नागरिकता आवेदन, शरण दावे, रोजगार प्राधिकरण और अस्थायी संरक्षित स्थिति आवेदनों सहित कई आवर्जन लाभ प्रभावित हो सकते हैं। आवेदकों को अब USCIS ऑनलाइन खाते का उपयोग करना होगा। वे या तो फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं या सहायक दस्तावेजों के साथ भरे हुए फॉर्म की PDF फाइल अपलोड कर सकते हैं। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल। तुर्की की संसद ने हजारों कुर्द उग्रवादियों को सशर्त माफी देने वाले कानून को स्वीकृति दे दी है। इससे कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के साथ शांति पहल को आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगी। इस कानून के अंतर्गत कुर्द उग्रवादियों के पूरी तरह से हथियार डालने पर ही माफी मिलेगी। कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी ने पिछले वर्ष तुर्की सरकार के खिलाफ दशकों से चल रहे अपने सशस्त्र अभियान को खत्म करने की घोषणा की थी। ये फैसला जेल में बंद उसके नेता अब्दुल्ला ओकलान के आह्वान के बाद लिया गया। इस निर्णय के बाद तुर्की और इराक के बीच संबंध मजबूत होने की संभावना है। और अब खेल समाचार के साथ हैं सरफिरोजी। नाइजीरिया के लागोस में राष्ट्रमंडल अंडर 23 तलवारबाजी चैंपियनशिप के पहले दिन भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक सहित 17 पदक जीते। पुरुषों की सेबर स्पर्धा में निखिल वाघ ने स्वर्ण और लक्ष्य बटसेर ने रजत पदक हासिल किया। अश्विनी आर्य और लैशराम मोराम्बा ने कांस्य पदक जीते। पुरुषों की फाइल स्पर्धा में तेजस पाटिल ने रजत और हिमांश सनासम ने कांस्य पदक प्राप्त किया। पुरुषों की AP स्पर्धा में लोकेश विमानी ने रजत और शौर्य अश्विनी तथा गॉडविन एंकबेस ने कांस्य पदक हासिल किया। महिला वर्ग में जॉयस अशिता ने फाइल स्पर्धा में स्वर्ण और कनाग लक्ष्मी ने रजत पदक प्राप्त किया। प्राची लोहान ने AP स्पर्धा का स्वर्ण और निवेद्या नायर तथा अनुप्रिया ने कांस्य पदक हासिल किए। सेबर स्पर्धा में जेफरलिन ने स्वर्ण और आखरी शर्मा ने रजत तथा श्रेया गुप्ता ने कांस्य पदक जीता। उधर FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप से शुरू होंगे। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है। भारतीय पुरुष टीम को पूल D में इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ रखा गया है, जबकि महिला टीम पूल D में चीन, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलेगी। ये प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त के बीच बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में आयोजित की जाएगी। चीन का संचार उपग्रह ले जाने वाले रॉकेट का प्रक्षेपण नाकाम हो गया है। इसके कारणों की जांच की जा रही है। लॉन्ग मार्च 7A रॉकेट पर चीनसैट 4B उपग्रह को देश के दक्षिणी द्वीप हेनान से लॉन्च किया गया था। सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया है कि उड़ान के दौरान रॉकेट में खराबी आ गई और मिशन नाकाम हो गया। मार्च 2020 में अपनी पहली उड़ान के बाद से लॉन्ग मार्च 7A की ये पहली ऐसी विफलता है जिसकी जानकारी सामने आई है। उस समय भी वेनचांग से प्रक्षेपण होने के बाद रॉकेट में खराबी आ गई थी। चीन ने लॉन्ग मार्च रॉकेट से सैकड़ों मिशन लॉन्च किए हैं। भारतीय और अमेरिकी नौसेना विस्फोटक आयुध रोधक अभ्यास 2026 कल केरलम के कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में शुरू हुआ। ये अभ्यास 14 अगस्त तक चलेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने वीजा धारक विदेशी नागरिकों का भारत में प्रवेश सुगम बनाने के लिए 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह अधिसूचित किए। पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में 132 लोगों की मौत। अमेरिका की संघीय अदालत ने भारतीय व्यवसायी गौतम अडानी के खिलाफ धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी के आपराधिक आरोप खारिज किए। अमेरिका जल्द ही ग्रीन कार्ड, नागरिकता और शरण सहित कई आव्रजन लाभों के लिए ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य करेगा। और नाइजीरिया के लेगोस में राष्ट्रमंडल अंडर 23 तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 4 स्वर्ण सहित 17 पदक जीते। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।